1992 में इसको लोगों ने देखा था एकदम से खुली ट्रक पे, ये जब लालू यादव लगाता था ना वो गरीब रैली और रैला, तो ये खुली जीप में बंदूक लेकर के चला। समाजवादी पार्टी ने तो ये कह दिया कि इसकी मौत दुखद है। मतलब ऐसे ऐसे माफियाओं के लिए ये भाषा बोली जा रही है। भारत ने कैसे पैरवी की और भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि 19 मार्च को मनी जी 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इस नाम को मंजूरी दे दी और गजेटियर ऑफ प्लेनेटरी नॉमेनक्लेचर के अनुसार IAU का जो वर्किंग ग्रुप है उसने प्लेनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी। वकील नहीं बोल पाएगा और अहंकार में चिंगम चबाते वो बोला, और जिसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी जेल जाने की। हमने कभी नहीं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को जेल भेजता है, आज तक कभी नहीं सुना था। सुब्रत राय उसकी पहला उदाहरण था। क्योंकि अतीक या मुख्तार की मौत मजा आने वाली मौत नहीं थी, ये मजे की नहीं थी। ये संभवतः आपको आभास नहीं कि कितना बड़ा उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश के सीने पे पत्थर थे ये दोनों व्यक्ति। और ये हाफिज सईद ने कहीं से लाके चंदा दे दिया भाजपा को और वो तुम्हें पता चल गया या इलेक्शन कमीशन को पता चल गया। लेकिन इस बात का तुम्हारे शराब घोटाले से क्या लेना देना? क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है। अगर हाफिज सईद से चंदा ले लिया भाजपा ने तो उसको मुकदमा कराओ, उस पर LIM शिकायत करो। और वो हामिद अंसारी जिसको देश का उपराष्ट्रपति बनाया था कांग्रेस ने, वो इसका चाचा है। वो इसका चाचा है, तो कांग्रेस का रिश्ता तो बहुत गहरा। कांग्रेस क्योंकि आज जो ये कुत्ते की मौत मरा है, ये मौत नहीं हो पंजाब में वो ऐश के साथ अयासी कर सके, जिस तरह से केजरीवाल का स्वास्थ्य मंत्री अयासी करता था तिहाड़ जेल में रह करके, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो अयासी। आपने बसपा और सपा का तो जोड़ दिया ना, लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिया। एक DYSP उत्तर प्रदेश पुलिस का STF का अधिकारी, और वो रंगे हाथ पकड़ता है मुख्तार अंसारी को। वो सेना की लाइट मशीन गन खरीद रहा था। तो सपा की सरकार में फला फूला या बसपा की सरकार में फला फूला। जस्टिस ढींगरा हुआ करते थे टाडा कोर्ट के, दिल्ली के मनी जी ज्यादा साफा पड़ता रहा होगा उनके कोर्ट से, हम लोग का तो नहीं। और उन्होंने इसको फरवरी 2003, आज से 21 साल पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली की टाडा कोर्ट से, हरियाणा का एक किडनैपिंग का केस था। और मनीष जी उसमें ताजुब होगा आपको कि सारे गवाह मुकर गए थे। इवन देन जिस आदमी का अपहरण किया गया था वो भी कचहरी के अंदर मुख्तार के खिलाफ गवाही देने से मुकर गया था। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जो कंधे पे लग के जीप पे खड़ो के फिल्मी स्टाइल में निकला था, चारों तरफ आग लगी हुई थी, वो फोटो में है। वो मऊ का दंगा था 2005 का। और ये रॉबिन हुड की तरह आगे जीप पे आगे खड़े होकर इसने हाथ में राइफल लेकर ये दंगाग्रस्त क्षेत्रों में, और आप फोटो में देखिए तो इधर भी आग लगी उधर भी आग लगी है, ये फिल्मी अंदाज में निकला था। वो जिस आदमी की हत्या में इसको नामजद किया गया था, ये और इसका भाई, वो लोग जरा गौर करिए मनीष जी कि वो लोग उस आदमी का लड़का और उस आदमी का सगा बड़ा भाई इस अफजाल अंसारी के घर में आ गए, बैठे थे माफी मांगने के लिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स सेक्शन में। फिल्मोग्राफी में मैं वीडियो बना रहा हूँ करीना कपूर की, अभी बन नहीं पा रही है क्योंकि उसमें कुछ कमी आ गई थी। दोबारा कर रहा हूँ दोस्तों, मोबाइलों में भी दिक्कत आती है। मैं इन्फिनिक्स नोट 30 यूज़ कर रहा हूँ, 256 GB है इसमें, 1 TB का मैंने कार्ड ले रखा है, 7,500 कार्ड आया था। IQ में क्या नाम है, आवाज़ की प्रॉब्लम आती है। इसमें जो कैमरे की प्रॉब्लम आती है, कैमरा डिम हो जाता है, बार बार उंगली से मेरे को कैमरा ऑन करना पड़ता है। इसलिए मैं इसको वो ट्राइपॉड स्टैंड पे भी नहीं लगा पाता, क्योंकि वो हाथ बढ़ाना पड़ता है, वो हाथ फिर नज़र आएगा। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर थोड़ी बहुत चीटिंग मैंने करी है इस वीडियो में। मैंने पुरानी जो वीडियो थी उसी की मैंने वो दिखा दी है, लेकिन 4-5 बार मेरे को वीडियो देखनी पड़ती है। इस बात का आप गारंटी रखें कि वीडियो देख के ही मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। आप ये मत समझिए, मगर ये है कि वीडियो देखते हो मैं रिएक्शन इसलिए नहीं देता, आंखें चौड़ाना, ये नौटंकी करना, ये सब औरतों को शोभा देता है, आदमियों को शोभा नहीं देता। वीडियो ख़त्म हो गई, मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका जजमेंट देता हूँ। और उससे पहले मैं भूमिका बांध रहा हूँ कि आज 3-4 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में विषम में, जर्मनी और USA के डिप्लोमेट को तो बुला के झाड़ लगा दी है बहुत बुरी तरह से मोदी सरकार ने। ये तो आपने सुन ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा खबरों में, क्योंकि वो उन सरकारों ने अपने अपने देश में कंट्रोल नहीं किया। वो ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बातें कर रहे हैं कि गिरफ्तार गलत कर दिया, फलाना कर दिया। जर्मनी और US से दोनों को फटकार लगा दी है, दोनों के डिप्लोमेट को बुलाकर। ये हमारा आंतरिक मामला, हम अपने अपराधी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, क्या जाँच कर रहे, क्या नहीं कर रहे, तुम्हारा क्या लेना। दूसरी खबर आई है दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं, नोएडा सेक्टर 82 में, केंद्रीय विहार 2 में सोसाइटी में, बंगेल के पास है ये सोसाइटी। दोस्तों यहाँ आतंक का जो पर्याय था, मुख्तार अंसारी भी आज मारा गया जेल के अंदर, बांदा जेल में, जो मऊ के में है, बांदा जेल में वो मारा गया। उसके भाई ने, अफजल ने, परसों तरसों ही बोला था कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है, पता नहीं क्या असलियत है क्या नहीं, लेकिन वो मारा गया।
इससे पहले अतीक अहमद को एनकाउंटर में मार दिया था। एनकाउंटर तो कर क्या था, उसको अपराधियों ने किसी ने कचहरी में गोली मार दी थी। अब एनकाउंटर था क्या था, उससे पहले विकास दुबे का पता ही है आपको। और इस वक्त आजम खान जो है वो अपने आप को जो शेर खान समझता था, उसकी राजनीतिक मौत पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा एक खबर और है दोस्तों कि हमारे को अंतरिक्ष विमान जो हमने चंद्रयान जहाँ आपने भेजा था और जिसका पॉइंट का नाम हमने शिव शक्ति रखा था, उस पॉइंट को मंजूरी मिल गई है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो अब एस्ट्रोनॉट जितने भी पढ़ेंगे तो उसको पॉइंट को शिव शक्ति बोलेंगे। और उन्होंने किसी आकाश गंगा जो हजारों साल पुरानी है उसके पॉइंट का नाम शक्ति शिव रख दिया है। हमारे से लेकर पुरानी कथाओं से लेकर हमारे नाम को यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नाम का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी पुरानी कथाओं का अनुवाद भी करो, उनको यूज़ भी करो, नाम भी लो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों और कोई ऐसी खास खबर नहीं है। 4 दिन की रिमांड इसको मिल गई है ईडी को अरविंद केजरीवाल वाले केस में। और सबसे बड़ी बात है, उसने कह दिया अरविंद केजरीवाल ने, पता नहीं कैसे कह दिया, अमरीश गुप्ता जैसे वकील को बोलने नहीं दिया इसने। सबसे बड़े वकील हैं दिल्ली के, जो कि बता रहे हैं ये अपना डॉक्टर तो नहीं, मनीष ठाकुर जी बता रहे हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर तो नहीं है इनके पास। और सतीश चंद्र मिश्र तो एनसाइक्लोपीडिया हैं यूपी के, लखनऊ में बैठते हैं, चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। फिल्मों के बारे में बात कर लो, राजनीतिक बात कर लो, किताबों की बात कर लो, उपन्यासकार की बात कर लो, जगह की बात कर लो, घोटालों की बात कर लो, कांग्रेस की बात कर लो, जनता दल, जनता पार्टी और अपना आज़ादी के टाइम की बात कर लो, कोई बात कर लो, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है, अनस्टॉपेबल, वेरी डीप नॉलेज। इसलिए मैं इनको कहता हूँ नंबर 1 सनातनी चैनल मनीष ठाकुर। आप भी 1-2 बार देखेंगे, आप दीवाने हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको। बाकी थोड़ी सी मैंने इसमें चीटिंग करी है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पुरानी वीडियो जो है 50 मिनट तक वीडियो के सामने बैठना, अब इस वीडियो को मैंने कम से कम 6 बार देखा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करता हूँ, एक एक शब्द सुनता हूँ क्या बोल रहा है, हेडिंग देता हूँ, फिर हेडिंग चेंज करता हूँ, तो हर तरह से उसमें इफेक्ट लगाता हूँ, फिर जो कुछ टुकड़े इंटरेस्टिंग होते हैं उनको प्रीफेस में लगाता हूँ ताकि लोग क्लिक करें, क्लिक थ्रू रेट मेरा ठीक हो जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बात है कि मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, क्योंकि वीडियो लंबी है और लगभग 50 मिनट की है, तो मैं इसमें ज़्यादा बोर ना करते हुए और आपको डायरेक्ट वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। उसके बाद मैं अपना व्यू दूंगा अंत में और कमी दूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक वायदा किया था और यह वायदा उनका था कि 2024 के चुनाव के बाद कुछ निर्णायक फैसले होंगे। लेकिन कुछ निर्णायक फैसले मोदी के लिए शायद ईश्वर कर रहे हैं, मोदी योगी के लिए। और कहते हैं ना कि बिना उसके चाहे कुछ हो नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश में जब माफियाओं का एक दौर में बोलबाला था, तो एक योगी वहां, एक तपस्वी वहां इस सत्ता पर काबिज होता है, जनता जनार्दन के द्वारा चुना जाता है और वो ये वायदा करता है इस प्रदेश के साथ, देश के सबसे ज्यादा बड़े दंगाई प्रदेश, सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड वाले प्रदेश में वो वायदा करता है उस राज्य से कि गुंडे बदमाश या तो यूपी छोड़ दें या फिर 72 हुरों के पास चले जाएं, मतलब ऊपर चले जाएं। 2 ही विकल्प दिए थे योगी ने, या तो ऊपर चलो या जेल के अंदर चलो। उसमें सबसे बड़ा माफिया था मुख्तार अंसारी, जो यूपी के में योगी के आते ही योगी के खौफ से पंजाब में एक चिरकुट सा केस दर्ज करा करके कांग्रेस शासित पंजाब में मौज ले रहा था। उसका अपना मेडिकल सिस्टम था, उसके अपने एम्बुलेंस थे और सुप्रीम कोर्ट से पूरी ताकत उसने लगा दी थी कि पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, क्योंकि योगी का खौफ उसके ऊपर इतना भारी था। आज उसी खौफ में जेल में बंद उत्तर प्रदेश का, या यूं कहे देश का सबसे बड़ा माफिया अत्याचारी मुख्तार अंसारी टें बोल गया। 72 हुर्दों के पास चला गया मुख्तार अंसारी, दिन दिन घुटता रहा, जेल में बांधा के जेल में घुट घुट कर आखिरकार उसने आखिरी सांस ली। ये कहते हैं इसे ईश्वरीय न्याय। जिस माफिया मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में हजारों हजार लोगों को घुट घुट कर मारा, योगी रूपी शासक आया और वो घुट घुट कर उसी खौफ में मर गया। इसके मायने समझेंगे मुख्तार के निपटने के मायने। अतीक अहमद एनकाउंटर में नहीं मारा गया, उसकी अलग कहानी थी। लोग जब विकास दुबे मारा गया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि मोदी गाड़ी पलट देते हैं, मोदी कोई योगी गाड़ी पलटवा देते हैं, लेकिन योगी कोई कहानी दोहराते नहीं। अब इसमें योगी का क्या भूमिका है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आज इसे मुख्तार अंसारी के मौत पर, उसके हार्ट अटैक पर भी सतीश जी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्तार के पाप को, उसकी राजनीति को सतीश जी ने बहुत गहराई से यूपी में कवर किया है।
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का सनातन शंखनाद पूरी दुनिया में कैसे हो रहा है यह भी समझेंगे। और धूर्त केजरीवाल कैसे कबूल कर लिया कोर्ट के अंदर अपने पाप को, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर हम तो चर्चा करने वाले थे योग मोदी के सनातन शंखनाद पर, हम तो केजरीवाल पे चर्चा करने वाले थे, लेकिन एकाएक एक खबर आई कि मऊ का माफिया मुख्तार अंसारी, जो गाजीपुर से लेकर मऊ तक इसका आतंक था, यूं कहे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका आतंक था, जो सत्ता तय करता था किसके पास होगा, जो सुपर सरकार चलाया करता था अखिलेश यादव के बाबूजी के राज में भी और अखिलेश यादव के राज में। अभी खबर आ रही है, वो भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी 72 हुरों के पास चला गया, टें बोल गया। और ये खबर पुख्ता सर इसलिए नजर आ रही है कि मैं देख रहा था कि यदि तस्वीरों को देखें तो पूरे बांदा में, जहां पर जेल में वो बंद है, पूरे मऊ इलाके में एक तरह से 144, जो कितना बड़ा माफिया था, 144 लगा दिया गया है। और योगी की ये तस्वीर वायरल हो रही है और अरे पगले क्या सब कर रहा है, अब ये मैंने थोड़ी ना दिल का दौरा करवा दिया। लेकिन ये जो तस्वीर यदि देखेंगे तो आपको लग रहा है इस माफिया की ये बॉडी निकल रही है। पेट देखिए, खा पी करके ये पेट इसका कितना फूला हुआ है। कल ही आप कह रहे थे कि ये इफ्तार में जो मुफ्त का माल मिला तो दबा गया होगा मुर्गा मसल्लम। इसका भाई अफजाल जो कह रहा था कि उसे सीधे तौर पे जहर दिया जा रहा है, अब ये क्या दिया जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन निपट गया मुख्तार, माफिया मुख्तार। मनीष जी, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पाप खत्म हुआ है, बहुत बड़ा पाप खत्म हुआ है। हम लोग कल उसकी बात ही कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश में यमराज की तरह इनका आतंक हुआ करता था और मौत बन के ये लोगों के सर पर मंडराते थे। कल ही या परसों ही तो बात हो रही थी जब इसके भाई ने कहा कि वो मर जाएगा, जहर दिया जा रहा है, जब बाद में पता चला कि ज्यादा खा लिया था और उसकी गैस की प्रॉब्लम थी और आज उसके हार्ट अटैक का आया, ये हार्ट अटैक हो गया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मनीष जी, मुख्तार मर गया आज और मुख्तार आतंक का एक तरह से अध्याय खत्म हो गया। अध्याय बंद तो योगी बाबा ने कर दिया था यहाँ पे सरकार बनते ही, लेकिन आज उस आतंक के अध्याय को खत्म कर दिया, उसको बिल्कुल बाहर कर दिया। लोगों के जो बचा कुचा डर होगा वो भी आज खत्म हो जाएगा जब उसकी मौत की खबर जाएगी। लेकिन मुख्तार मरने के बाद भी मुख्तार यहाँ पर एक राजनीतिक जमात ऐसी है जिसको मुख्तार से जुड़े सवाल उनसे हमेशा पूछे जाएंगे जब तक वो हैं, और उनको वो सवाल उनका पीछा हमेशा करेंगे मनीष जी। और मैं आज इसके, आपने कहा कि इसके आतंक का परिचय देने की बात, तो इतने किस्से हैं कि वही बात है कि अनंत है, 30-40 साल का इसका आपराधिक साम्राज्य था, किस तरह से सत्ताधीश इसके पैरों पर गिरे रहते थे एकदम जैसे शरणागत, और वो था। मगर एक आपको कोर्ट का डिसीजन बताता हूँ मनीष, और दर्शक को जस्टिस ढींगरा हुआ करते थे टाटा कोर्ट के, दिल्ली के मनीष जी, ज्यादा साहब का पड़ता रहा होगा उनके कोर्ट से, हम लोग का तो नहीं। और उन्होंने इसको फरवरी 2003, आज से 21 साल पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली की टाटा कोर्ट से, हरियाणा का एक किडनैपिंग का केस था। और मनीष जी, उसमें ताजुब होगा आपको कि सारे गवाह मुकर गए थे। इवन देन जिस आदमी का अपहरण किया गया था वो भी कचहरी के अंदर मुख्तार के खिलाफ गवाही देने से मुकर गया था। आलम हरियाणा का व्यापारी था, दिल्ली हरियाणा उसका बिजनेस था, और वो भी आदमी कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ गवाही देने से मुकर गया था। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस ढींगरा ने उसको 10 साल की सजा सुनाई थी, 10 साल की। तो सोच लीजिए कि अगर सजा जज जो है दृढ़ इच्छा शक्ति का और ईमानदार जज बैठा हो तो किन परिस्थितियों में भी इन अपराधियों को सजा सुनाई जा सकती है। ये 2003 का मामला है। और उस समय जस्टिस ढींगरा ने जो कहा था, बात मेरी उसी के बाद आगे शुरू होगी मनीष जी, कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सवाल इनका पीछा हमेशा करेंगे। तो जस्टिस ढींगरा का जो वो था कि अंसारी को अपराधियों की खतरनाक प्रजाति बताते हुए उन्होंने कहा था कि इसके प्रति उदारता दिखाना समाज के साथ गंभीर अन्याय करना होगा। न्यायाधीश ने कहा, मेरा मानना है कि इसे अधिकतम समय तक सलाखों के पीछे रहना चाहिए ताकि समाज उसके हाथों फिरौती के लिए अपहरण, हत्या, बदला लेने के लिए हत्या और गवाहों की हत्या से सुरक्षित रहे। टाटा सजा के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही सुनी जा सकती है। ये टाटा कोर्ट का वो जज जो है मुख्तार के बारे में आज से 21 साल पहले 2003 में कह रहा था। तो इसको एक तरह से दस्तावेज की तरह रख लीजिए, हर आदमी गूगल पर ढूंढ सकता है, क्योंकि मुझको तब से मैं इस मुख्तार के बारे में जब कभी लिखता रहा हूँ तो मैं कोट करता रहा हूँ जस्टिस ढींगरा को। तो मनीष जी, 21 साल पहले उसके आतंक का आलम क्या था ये बताया कि वो जो आदमी शिकार था वही गवाही तुम कर गया था, और वो जस्टिस ढींगरा कह क्या रहे थे इसके बारे में। लेकिन जो सवाल है मनीष, ये 2003 में एक जब टाटा कोर्ट का जस्टिस ये कह रहा है, उस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बनने तक 2017 तक एक दिन की सजा नहीं सुनाई गई। कौन जिम्मेदार है उसका? तो ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, और जो कल से मेरे ख्याल से आज रात से ही शुरू हो जाएंगे, और कल से तो हो सकता है छाती खोपड़ी अपनी दोनों पटकने लगेंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार को गाली देने लगेंगे, पुलिस को गाली देने लगेंगे, जेल प्रशासन को गाली देने लगेंगे। ऐसी इस तरह से अपने क्रोध का निशाना बनाएंगे सरकार को, पुलिस को, जेल को, जैसे कोई बड़े महात्मा की मृत्यु हो गई है। अरे वो देर से मरा,
वो देर से मरा, अन्यथा 2003 में जो कुछ जस्टिस ढींगरा कह रहे थे वो क्या आरएसएस के थे, क्या भाजपा के थे, या कोई उसके एंटी गैंग के थे। और उसका कितने दुस्साहसिक तरीके से मनीष जी वो अपराध करता था कि जो आदमी जिसका अपहरण किया वो खुद उसके मुकर जाने के बावजूद उसने इतने सबूत छोड़े थे कि उन सबूतों के आधार पर उसको 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो मुख्तार अंसारी आज मर गया, लेकिन मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए सवाल इन सारे सेकुलर दलों को सीधा कहो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इन सबसे पूछे जाएंगे कि तुम्हारे जो शासनकाल थे 12 साल, उसमें समझिए समाजवादी पार्टी का 7-8 साल, बसपा का शासनकाल है 9 साल, तो ये 20 साल में उसको एक दिन की सजा क्यों नहीं सुनाई गई, जो इतना खतरनाक अपराधी था जिसके बारे में जज कह रहे थे क्या। बिल्कुल सर, और ये पूरी रूह जो है कांपती है। सोचिए ऐसा ऐसा अत्याचारी, ऐसा ऐसा व्यक्ति, आपको याद होगा वो तस्वीर आंखों पे घूम रहा होगा जब ये जिप्सी में घूम करके कंधे पर जो है बंदूक लगा करके, और ये प्रशासन मतलब ये तय करता था, और ये कहा गया कि दंगा को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो दंगा करा रहा है वही दंगा कंट्रोल। ये आपको 70-80 दशक की फिल्मों की याद दिलाती। मुख्तार जैसे लोगों को ही सलीम जावेद की जोड़ी ने नायक बनाया था। और ये सब सिर्फ हम, मतलब ऐसा नहीं है कि यदि जनता इसको वोट करती थी, यदि जनता का चुन करके विधानसभा और संसद में ऐसे लोग पहुंचते थे, इसका मतलब है कि कैसे नैरेटिव ऐसे ऐसे माफियाओं और गुंडों का गढ़ा जाता था। बताता हूँ मनीष जी, मेरे पास तो फोटो थी क्योंकि मैंने मैगजीन अपने छापी थी, तब ब्यूरो चीफ था मैं। अब तो बहुत ढूंढना पड़ेगा कि वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जीप पे खड़े होकर फिल्मी स्टाइल में निकला था, चारों तरफ आग लगी हुई थी, वो फोटो में है। वो मऊ का दंगा था 2005 का, और ये रॉबिन हुड की तरह जीप पे आगे खड़े होकर इसने हाथ में राइफल लेकर ये वो दंगाग्रस्त क्षेत्रों में, और आप फोटो देखिए तो इधर भी आग लगी, उधर भी आग लगी है। ये फिल्मी अंदाज में निकला था। आदमी की हत्या में नामजद हुआ था, इसके खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। आपको ताजुब होगा, जैसे मैंने कहा ना कि वो गवाह मुकर गया था कि वो इसको नामजद किया गया था, ये और इसका भाई, वो लोग जरा गौर करिए मनीष जी कि वो लोग उस आदमी का लड़का और उस आदमी का सगा बड़ा भाई इस अफजाल अंसारी के घर में आ गए, बैठे थे माफी मांगने के लिए। अफजाल अंसारी के सामने अफजाल अंसारी ने प्रेस के सामने प्रस्तुत किया था कि देखो मेरा भाई तो निर्दोष है, ये तो पुलिस और विरोधी लगा रहा है। और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, मेरे बाप की हत्या का, मेरे भाई की हत्या के जिम्मेदार ये लोग नहीं है। तो ये इसके आतंक का मुख्तार अंसारी के एक मैंने कहा एक उदाहरण है। और उन लोगों के यहाँ की जो सरकार है, तथाकथित सरकार है, क्योंकि वो सरकार में फला फूला या बसपा की सरकार में फला फूला भरपूर संरक्षण दिया था, और दोनों सरकारें, ये इन लोगों के ऊपर सवाल है मुख्तार अंसारी का ये पूरा आपराधिक जीवन और उसकी वो जो कहानी है वो बताती है कि किस तरह से ये सरकारें, इन्होंने शासन नहीं किया, ये इन अपराधियों माफियाओं के चरणों में लेटी हुई थी। एक और मनीष जी बहुत शर्मनाक किस्सा है, और उसको तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों ने बहुत कई बार देखा होगा, क्योंकि वो योगी बाबा के आने के बाद उनको लेकर बहुत से मीडिया वालों ने इंटरव्यू दिखाए, और वो 2-3 इंटरव्यू में फूट फूट के रोने लगे। डीवाईएसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, वो अपने आप में मुख्तार अंसारी के आतंक राक्षस राज का नमूना है मनीष जी। डीवाईएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी, और वो रंगे हाथ पकड़ता है मुख्तार अंसारी को। वो सेना की लाइट मशीन गन खरीद रहा था, सेना की लाइट मशीन गन, कैसा वो हाहाकार मचाता है देश उत्तर प्रदेश के अंदर। और शैलेंद्र कुमार सिंह ने जब उसको रंगे हाथ पकड़ा तो मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये ड्रॉप कर दो केस, मुख्तार अंसारी को, उस पर मुख्तार और लोगों को पकड़ो, मुख्तार अंसारी को छोड़ो। और वो शैलेंद्र कुमार सिंह नौजवान डीवाईएसपी, वो भी आदमी भिड़ गया कि नहीं, मैं मुख्तार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो लाइट मशीन गन खरीदने के लिए बात कर रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ था कि शैलेंद्र प्रताप सिंह को राजभवन में जाकर इस्तीफा देना पड़ा था, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। यानी मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उस समय, उसके लिए एक वर्दीधारी डीवाईएसपी रैंक का अफसर वो हल्का पड़ गया था, और वो माफिया, गुंडा, हत्यारा, वो मुलायम सिंह के लिए बड़ी प्राथमिकता था। तो वो तो मनीष जी सामने वो एक ऐसा उदाहरण है कि उसमें कोई ढकी छुपी रहस्य की बात की कहीं से लाके निकाल दिया जाए, बता दिया जाए, नहीं, कि डीवाईएसपी को नौकरी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी का बाल बांका नहीं होने दिया था मुलायम सिंह यादव ने। बिल्कुल सर, इस तरह से बेशर्म संरक्षण ये देते थे, तो मुख्तार मर गया आज, लेकिन मुख्तार से जुड़े सवाल इन लोगों से हमेशा पूछे जाएंगे जब तक ये राजनीति में अपना चेहरा दिखाएंगे। बिल्कुल सर, अब तो खैर मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि 8:25 पर उसका हार्ट अटैक हुआ, उससे उसकी मौत हो गई। और इसीलिए पूरा जो हमने तस्वीरें दिखाई कि क्योंकि ये इतना बड़ा माफिया था और एक समाज विशेष के लिए वो एक तरह से रॉबिन हुड था। लेकिन सर आज इस बात पर भी विमर्श करने की जरूरत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की उस समय रिपोर्टिंग भी की। मुख्तार अंसारी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद ये एक चिरकुट सा केस इसके ऊपर रोपर में दर्ज होता है पंजाब में, और फिर ये बड़ी चालाकी से पूरे शातिराना अंदाज में इसको भेज दिया जाता है पंजाब के जेल में। और पंजाब के जेल में एक सिंपल फिरौती मांगने के मामले में बंद रहता है, और इसके लिए देश का सबसे महंगा और सबसे प्रभावशाली वकील कपिल सिब्बल, ना सिर्फ सिब्बल, पूरा कांग्रेस का पूरा कुनबा, अभिषेक मनु सिंह, तमाम लोग इसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी बताए जाने की जरूरत है कि एक माफिया
कि चिरकुट से मैटर में पंजाब में पड़ा रहेगा और दर्जनों केस इसके उत्तर की आज जो ये कुत्ते की मौत मरा है, ये मौत नहीं हो पंजाब में वो ऐश के साथ अय्याशी कर सके, जिस तरह से केजरीवाल का स्वास्थ्य मंत्री अय्याशी करता था तिहाड़ जेल में रह करके, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो अय्याशी। आपने बसपा और सपा का तो जोड़ दिया ना, लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिया। सिस्टम किस तरह से ऐसे माफियाओं के लिए था और आम आदमी का कैसे जीना दूभर था उस समय में, आज इसको क्यों समझने की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस का तो बनी जी जो भी आपने जिक्र किया सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इससे कांग्रेस के इसके रिश्ते बड़े गहरे थे। क्योंकि जब मैं बसपा या सपा की बात करता हूँ तो थोड़ा कालखंड छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस तो हमेशा इनकी यार बनी रही, गलबैयां डाल के इनकी सरकारें एक बार इनकी जरूर पूर्ण बहुमत की बनी। उसके अलावा अगर इनकी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बन भी गई तो ये केंद्र में कांग्रेस की ही घंटी बजाया करते थे, कांग्रेस की ही चमचागिरी किया करते थे, चाहे वो बसपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो कांग्रेस के साथ इनका गठजोड़ बहुत बढ़िया रहा, हमेशा रहा। कांग्रेस इनके हर पाप में बराबर की भागीदार थी, कांग्रेस इनके हर कुकर्म में बराबर की भागीदार थी। और वो पंजाब वाला तो जो है वो तो बिल्कुल उससे तो कैसा पंजा है कि कांग्रेस ने 55 लाख रुपए उसको बचाने के लिए खर्च किए थे मुख्तार अंसारी को। लेकिन इससे बड़ा एक रिश्ता और बनी जी, आपको इस समय आप भूल रहे हैं। हामिद अंसारी जिसको देश का उपराष्ट्रपति बनाया था कांग्रेस ने, वो इसका चाचा है, वो इसका चाचा है, वो इसका चाचा है। तो कांग्रेस का रिश्ता तो बहुत गहरा। कांग्रेस वो समाजवादी पार्टी बसपा से कई कदम आगे चली जाती है। इसीलिए 55 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ना आना पड़े, इसके लिए उसने खर्च किए थे। सोचिए ये पैसे किसके थे, ये पैसे किसके थे जो इन वकीलों पे खर्च किए? एक माफिया उत्तर प्रदेश ना आ सके इसलिए खर्च किए गए। और मनी जी दर्शकों को बता दूं, ये 55 लाख रुपए लफाजी वाला नहीं है। जब भगवंत मान की सरकार बनी तो भगवंत मान की सरकार ने 55 लाख रुपए का नोटिस कांग्रेस को भेजा था, ये इस माफिया के ऊपर 55 लाख रुपए जो खर्च किए गए ये सरकार क्यों झेले, इसको आप दो। तो वो पता नहीं बाद में उसका क्या हुआ, लेकिन ये तो लिखा पढ़ी में खर्च है। बिल्कुल, और इस बात को समझने की आज जरूरत है कि कैसे इन लोगों का खेल चलता रहा। लेकिन अब जैसे कुछ लोग कह रहे कि मुख्तार में अतीक वाला मजा नहीं आया, मजा लेने के लिए सब कुछ नहीं होता है वैसे, लेकिन फिर भी समझिए कि ये हार्ट अटैक की क्या सर, ये योगी के खौफ में निपट गया। ये दिन रात हार्ट अटैक हुआ, जो दूसरों का हार्ट अटैक कराता था, जिसके खौफ से यदि ये किसी को फोन करते तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था, इसके खौफ में ना जाने कितने लोगों का हार्ट अटैक हुआ होगा। मुझे लगता है यही उदाहरण, इसका हार्ट अटैक से मरना ही अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। नहीं मनी जी, मैं मुकुल शुक्ला जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। या मुख्तार की मौत मजा आने वाली मौत नहीं थी, ये मजे की नहीं थी। ये संभवतः आपको आभास नहीं कि कितना बड़ा उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश के सीने पे पत्थर थे ये दोनों व्यक्ति। और ये बहुत परम सुख की बात है, परम आनंद की बात है। कैसे हटे वो उसको गोली मार दी गई है, अपनी हार्ट अटैक से मरा। तो ये कैसे मरा, ये इसमें आनंद या आनंद ना आना, ये इसको छोड़ दीजिए, इनका अंत हुआ, ये बहुत आनंद परम सुख की बात है। ये दो आतंकवादी कहिए इनको, ये केवल क्योंकि विदेश से इनका कनेक्शन नहीं जुड़ पाता था तो इनको आतंकवादी नहीं कहा जाता। ये आतंकवादी के बाप थे। इनका आतंक जो है 24 घंटे उत्तर प्रदेश में तारी रहता था आम आदमी की जिंदगी में। इतना तो उन आतंकवादी को भी नहीं होता जो पाकिस्तान से आते हैं। तो ये आज ये खत्म हुआ है, इसका एक आतंक का अध्याय खत्म हुआ है, इसके लिए बड़े परम सुख की बात है। तो ये बताइए कि अतीक वाला मजा नहीं आया, इनकी मौत मजे या ना मजे की बात नहीं है, इनका जाना बहुत जरूरी था। और अब बताता हूँ जो आप मजा वाला जो एंगल आप बता रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक हुआ कि जो अभी मनीष जी शुरू करने जा रहे थे, वही मैं बता दूं कि अगर योगी बाबा ना होते तो इसका हार्ट अटैक ना होता। ये रोज तिल के मरा है, ये आदमी रोज तिल के मरा है। आज इसका अंत हुआ है। इसके जो मैंने कल मनीष जी हम लोगों ने बात की थी, परसों की थी, जब मैंने कहा था ना कि ये नजारा योगी बाबा का शासन लिखा जाएगा, लोग इस पर शोध करेंगे कि जो मौत बनकर उत्तर प्रदेश के ऊपर आतंक बनकर मंडराते थे मौत की तरह, वो आज अपनी मौत से डर रहे हैं। तो ये जो अफजाल अंसारी का बयान कल परसों आया था, ये पहली बार नहीं आया था, ये साल 1.5 साल से इसी बात में लगा हुआ था। जब से पंजाब से आया था कि अरे मुझे मार दिया जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। तो ये भी पता लगा कि कितने कायर हैं कि इनको पुलिस के पहरे में भी इनको अपनी मौत बहुत सताती थी। जिन लोगों ने बड़ी निर्ममता पूर्वक जानवरों की तरह न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, है। कृष्णानंद राय वाली तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी करे, चुटैया काट ली। तो उस आदमी को जैसे इसने मारा था, जैसे बॉर्डर में गोली चलती उस तरह से मारा था। और वो रूमटा वाला मामला मनी जी जो कोयला व्यापारी थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, कि इसके आतंक का, इसको सरकारी संरक्षण का जरा कितने मैंने कहा पूरी रात गुजर जाएगी कि उनको घर से बुला के ले गया इसका आदमी, और उसके बाद उनकी अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई और 1 दिन की सजा नहीं हुई। और ये 90 के दशक का किस्सा है। और मुख्तार अंसारी का केस वो ऐसे ही रहा। ये जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, इसके सगे भाई की हत्या इसकी आंखों के सामने, ये उस हत्याकांड में चश्मदीद गवाह, और वो उस पर कभी सजा 2017 तक नहीं हुई। तो ये ऐसे आदमी का जाना वो कैसे गया इससे मतलब नहीं है, उसका जाना बहुत सुखद है। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैं देख रहा था आज योगी आदित्यनाथ के कई वीडियोस जो हैं उनके वाल पे जाकर के लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था, आपके वोट ने क्या कुछ बदल दिया है। एक समय था कि मुजफ्फरनगर में रोज दंगे होते थे, एक समय था कि मेरठ में रोज दंगे होते थे,
और आज क्या आलम है। आज स्थिति ये देखिए कि हम लोगों ने कल भी विश्लेषण किया, आजम खान खुद ही कब्र खोद रहा है अखिलेश यादव की। पूरी सपा जो गारंटी था कि थोक में मुस्लिम वोट मिलता है और उसके बाद यादव का वोट जुड़ जाएगा, एमवाई समीकरण बन जाएगा, उसकी नकेल कस दी गई। सर जेल में, सीतापुर जेल में ये खबर तो पहुंच गई होगी आजम खान तक, वो क्या फील कर रहा होगा सर? नहीं, वो तो उसका मनीष जी अध्याय खत्म हो गया, अब ये तो भगवान जाने क्या, लेकिन एक बार दहशत तो होगी। लेकिन वो जानता, देखिए वो उसका जीवन इन लोगों की तरह नहीं था, तो वो जान रहा कि मेरे साथ नहीं होगा। वो मौत को लेकर नहीं डर रहा, वो अपनी राजनीतिक मौत को लेकर चिंतित है, उसके गुड़ाबाग वो करता रहता है और इसीलिए अखिलेश को निपटा रहा है। लेकिन वैसे बता दूं मनीष जी कि आलोचना एक अलग चीज है, लेकिन आजम खान के रावण की तरह उसका अहंकार था कि वो समझता इन लोगों को भी कुछ नहीं था। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता था, एक आभा मंडल में, कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चलता था। तो वो मुख्तार उतार को वो कह लो, कोई आप कहिए कि क्या कोई दरबार करता हो या इनके लिए कोई, वो ऐसा नहीं था। बिल्कुल। और चूंकि सर मैं अक्सर जिक्र करता हूं, सालों जब मैंने अदालत की रिपोर्टिंग की, कई सफेद पोशों को, कई बड़े बड़े क्रिमिनल को कोर्ट में धप से गिरते देखा। मतलब वो नौटंकी करते थे, एकदम औंधे मुंह गिरते थे कि माय लॉर्ड तबियत खराब हो गई। और जितने ये अवैध पैसे वाले हैं उनको बहुत 75 तरह की बीमारी होती है। तो जेल जाते मुख्तार अंसारी बीमार पड़ गया जो दूसरों को बीमार करता था, जेल जाते आजम खान बीमार पड़ने लगा जो दूसरों को बीमार करता था, जेल जाते अतीक अहमद बीमार पड़ता था जो दूसरों को बीमार करता था। सर जेल जाते ये केजरीवाल भी बीमार पड़ गया। उसकी बीवी ने आज कहा है मेरे पति को हाई लेवल का शुगर है, बहुत बीमार है वो। आज उसने ये रोना रोया है। मतलब उसकी बीवी को ये पता चल गया कि मेरा पति भी अब जेल से बाहर, जब सिसोदिया टकला नहीं आया जेल से बाहर, जब वो ईडी को पेंट में पेशाब कराने वाला जेल से बाहर नहीं आया, इसे तो ईडी सरगना कह रही है, इसे मास्टरमाइंड कह रही है, ये तो बाहर आएगा नहीं। तो आज केजरीवाल की बीवी, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जो है वो भी अब इसी ढंग का बहाना बनाएगा जेल से निकलने के लिए कि हाई शुगर है, 2000 बीमारी है, मफलर हम पहनते थे, हमको सर्दी भी है, तो क्या इसी बीमारी से बाहर आएगा? वैसे आज उसने तो कबूल भी कर लिया एक तरह से सर कि वो शराब माफिया था और शराब घोटाला किया। मनीष जी सबसे खास बात यही है, वो ट्विटर पर मैंने डाल दिया, मेरे ख्याल से आपने भी, हमें भेजा था, आपने डाल दिया होगा उसको, कि कल जो केजरीवाल की पत्नी ने आके कहा था कि कल वो कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले की रकम कहाँ गई, तो उसके हिसाब से तो नहीं बताया, वो तो कुछ और उसका कहने का इशारा था, जो सनसनी फैला के चली गई थी। लेकिन केजरीवाल ने आज कबूल लिया। दर्शकों से कहूंगा, ये कोई चैनल बात नहीं कर रहा, उस एंगल पे कोई बात नहीं कर रहा, कि केजरीवाल ने तो ये कबूल लिया कोर्ट के अंदर आज। और ये बहुत बड़ा बयान है मनीष जी कि यहाँ शराब घोटाला हुआ और उस घोटाले की रकम गोवा के चुनाव में उड़ा दी गई। इन सबके मुंह पर काली पोत दी उसने। जरा ट्वीट दिखा दीजिए लाइव लाकर मनीष जी, उसके बाद बताता हूँ कि उसमें आज केजरीवाल ने कबूला क्या है। दर्शकों बता दो, ये गुप्ता जो लिखा है, गुप्ता इनका वकील है, रमेश गुप्ता। वो जब कोर्ट में बहस कर रहे थे, लाइव लगातार उसको ट्वीट करता जा रहा था उनके तर्कों को। तो जरा इस तर्क को दर्शक सुने, ये क्या कह रहा है कि आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट किया है? ये कहते हैं फोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे। अब जरा गौर करिए इस सेंटेंस में, ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि मुझे किसी अरेस्ट किया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गई गोवा में। ये इसका वकील कह रहा, तब कह रहा जब केजरीवाल अदालत में उसके साथ खड़ा हुआ, यानी वो केजरीवाल की तरफ से वो दलील दे रहा। तो ये अपने आप में ये तर्क रोहन गुप्ता का, तो कायदे से तो मनीष जी आज इस मुकदमे का, इस पूरे घोटाले का, घपले का, इसका आज पटाक्षेप हो गया। ये स्वीकार कर लिया केजरीवाल ने कि यहाँ शराब घोटाला हुआ और वो रकम गोवा में खर्च हुई। और ये कहीं आज कमरे में बैठ के या कहीं नेतागिरी में, कहीं रैली के मंच पे नहीं, ये राव रेवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने उसका वकील ये दलील दे रहा था केजरीवाल की तरफ से, और वो उसके बगल में खड़ा था। लेकिन मैं दर्शकों कहूंगा कि पूरी कहानी आप सारे न्यूज चैनलों पर सुन रहे होंगे, पूरा राम कथा बता रहे हैं, ये हो गया, फलाना हो गया, केजरी ने फिर ये कह दिया, केजरी ने वो कह दिया, लेकिन इस सेंटेंस पे कोई बात नहीं कर रहा। तो जैसे होता है ना कि चोर के मुंह से निकल जाता है सच, तो आज केजरीवाल के मुंह से सच निकल गया। और इस बात को मेरे ख्याल से जो सरकारी वकील उसको पकड़ेंगे, और इसीलिए आज इसको, वो तो मनीष जी ने बहुत बेहतरीन उसका जो कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग है उसका मनीष जी ने विश्लेषण किया, उसको आप देखिएगा क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से इसीलिए इसको आज जो है रिमांड पे फिर भेज दिया कोर्ट ने, क्योंकि इसने तो स्वीकार दिया मनीष जी, इसने स्वीकार दिया, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो ये आज कर गया जोश में आके। इसने पूरा स्वीकार कर, लेकिन फिर भी नौटंकी कर रहा है। आज इसने पूरी जो कहानी कोर्ट में ड्रामा किया सर, मैंने इसे समझाने की कोशिश की है कोर्ट में। आज ने कहा मैं खुद बोलूंगा। मुझे लगता है कि जब मैं सुन रहा था केजरी के वकील को, तो वो भी परेशान थे कि ज्यादा काबिल बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में यूं ही जब वकील सुब्रत राय सहारा के मामले की हियरिंग हो रही थी, तो सुब्रत राय सहारा को भी बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि जो बात मैं कह पाऊंगा वो वकील नहीं कह पाएगा। तो चिंगम चबाते हुए सुब्रत राय सहारा में कोर्ट रूम में था, जस्टिस गांगुली की बेंच की उस समय में, और वो कोर्ट में चिंगम चबाते हुए अहंकार में बोलना शुरू किया। तो किसी महिला वकील ने कहा कि माय लॉर्ड ये कोर्ट में चिंगम चबा रहा है, क्योंकि उसे सुब्रत राय सहारा होने का गुमान था।
उसने तुरंत थूका, एक वकील ने उस हाथ में लिया और उसके बाद उसकी गत ये हुई कि तुरंत अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया गया, सुब्रत राय सहारा को। अब आज वो भी सुब्रत राय सहारा भी धरती पे नहीं है, लेकिन उसी तरह से आज केजरीवाल ने सोचा कि रमेश गुप्ता, ये संजीव नसियार या फिर जो इतने बड़े बड़े टोपची वकील लाए हैं उसने, अभिषेक मनु सिंह भी, इसकी कोई औकात नहीं है, ये वो बहुत क्योंकि उसे बहुत अहंकार है। आज उसने बोलना शुरू किया तो कोर्ट ने उसको कहा तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं, और उसके बाद फिर कोर्ट ने उसकी लंका लगा दी। तो आपको क्या लग रहा है, शातिराना खेल करके वो कह रहा है कि बीजेपी को जिसने 50 करोड़ रुपए दिए उसकी गवाही पर मेरी गिरफ्तारी हुई, ये जो पॉलिटिकल भूमिका बांधने की कोशिश थी उसकी हवा कोर्ट ने निकाल दी। मनीष जी, मैं भी आज मेरी भी थोड़ी रुचि थी, तो मैं जैसे लाइव वाला ये मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान था, इसलिए मैंने ट्वीट निकाल के रखा। मैंने पढ़ा जितना मैं समझ सकता था, तो ये खुद वकालत कर रहा था वकील में रमेश गुप्ता लगे, तो आप बता रहे हो दिल्ली के बहुत बड़े वकील हैं, छोटी लोअर कोर्ट के, बड़ा कोई वकील ही नहीं है, रमेश गुप्ता से बड़ा दिल्ली में कोई वकील नहीं है सर। लेकिन वो सारे तर्क जो मैं सुन रहा था, तो उनका कहीं उस शराब घोटाले से केजरीवाल को बेदाग निर्दोष साबित करने से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ये वही गिनाते रहे कि वो फलाने ने चंदा दे दिया, अरे फलाने ने चंदा ने दे दिया, हम कह रहे हैं हाफिज सईद ने चंदा दे दिया। मैं यहाँ तक चला जाता हूँ, कहीं से लाके चंदा दे दिया भाजपा को, और वो तुम्हें पता चल गया या इलेक्शन कमीशन को पता चल गया। लेकिन इस बात का तुम्हारे शराब घोटाले से क्या लेना देना? क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है। अगर हाफिज सईद से चंदा ले लिया भाजपा ने, तो उसको मुकदमा कराओ, उस पर NIA शिकायत करो, लगा दो पूरी भाजपा के ऊपर, देश में कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसने हाफिज सईद से चंदा ले लिया। लेकिन इस बात पर क्योंकि भाजपा ने हाफिज सईद से चंदा ले लिया, इस बात पर तुमने शराब घोटाले में जो 350 करोड़ लूट लिए, तुमको छोड़ दिया जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से इस तरह का तर्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया जाता होगा जिस तरह का केजरी का वकील आज दे रहे थे। इनके सारे तर्क इसी बात पे थे। ये कहीं पर भी इन्होंने उस घोटाले के बारे में तो बात ही नहीं की कि जिसमें मुझको नामजद किया गया है, उसमें हम निर्दोष हैं, ये झूठे आरोप है, और ये आरोप इसलिए झूठे हैं, इन कारणों से झूठे हैं, इन तर्कों से झूठे हैं, इन तथ्यों की वजह से झूठे हैं, उसकी तो इसने बात ही नहीं की। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये पता नहीं किस अहंकार में था कि ये जैसे आपने वो भेजता है प्रवक्ता न्यूज चैनलों पे, ये न्यूज चैनल की डिबेट समझ रहा है अदालत को, इन बातों पर कहीं फैसला होता है? अरे जिस मुख्तार अंसारी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात तो समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी की भी तो गैंग वार चलती थी, तो जिसकी हत्या करता था, तो ये इस बात पे मुख्तार अंसारी को छोड़ा नहीं जा सकता था कि जिसको इसने मारा उसके फलाने बदमाश से बड़े संबंध है, होंगे संबंध, तुमने उसकी हत्या की कि नहीं की, ये मेन बात है। तो केजरीवाल पे आज जो मुकदमा चल रहा था, आज जो ईडी ने रिमांड लिया है, वो इस बात को लिए कि तुमने 350-600 करोड़ रुपए जो भी थे चूना लगाया, दिल्ली की सरकार को 2000 करोड़ का चपत लगी, जिसमें से 350-400 करोड़ रुपए तुम लोगों ने लिए घूस के रूप में, उसके बारे में बात करो। तो वो मनीष जी आप तो ज्यादा ध्यान से देखे होंगे, मुझको कहीं पर भी उस आरोप की काट करता हुआ केजरी नजर नहीं आया। उलूल जुलूल जैसे ये समझ रहा था कि न्यूज चैनल को तो मैं अपने विज्ञापन से मैंने खरीद लिया है, ये संभवतः वैसे ही कोर्ट को भी समझ रहा है कि बात हो रही है लंदन की, कहानी सुना रहा टोक्यो की, तो इस तरह से थोड़ी अदालत फैसला करती है। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने देखा कि जब मैंने केजरी के वकील रमेश गुप्ता को देखा मीडिया से बात करते हुए, तो मुझे लगा कि उनके अंदर ये झल्लाहट है कि चिरकुट ये क्या कर रहा था। ये उन्होंने कहा कि ये खुद बोलना चाहते थे, उन्होंने खुद बोला, मतलब चूंकि रमेश गुप्ता तेज तर्रार वकील हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये बरबोलापन, और इसीलिए मैंने इसको सुब्रत राय सहारा से जोड़ा। सुब्रत राय सहारा इतना बड़ा पैसा वाला था, उसने देश के सबसे महंगे वकील किए थे, फिर भी उसे लग रहा था उसका वकील नहीं बोल पाएगा, चबाते वो बोला, और जिसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी जेल जाने की। हमने कभी नहीं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को जेल भेजता है, आज तक कभी नहीं सुना था। सुब्रत राय उसकी पहला उदाहरण था। केजरीवाल जो अपने आप को कहना शुरू किया, आई एम द चीफ मिनिस्टर, उसकी हेकड़ी निकाली कि तुम यहाँ, कोर्ट ने कहा तुम यहाँ चीफ मिनिस्टर के लिहाज से नहीं आए हो, एक्यूज के लिहाज से आए हो। और ईडी ने जब ये कहा कि इसको अहंकार है चीफ मिनिस्टर को, बार बार कहता है चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर, ये 23 तारीख से हमारे पास है और एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, ये कॉपरेट नहीं कर रहा है, मैंने इसको चीफ मिनिस्टर के रूप में गिरफ्तार नहीं किया है, आम आदमी के रूप में गिरफ्तार किया है। और ये चीफ मिनिस्टर का अहंकार पाले हुए था कोर्ट के अंदर। ये वो व्यक्ति है जिसने हमेशा कहा मैं आम आदमी हूं, लेकिन विधानसभा के अंदर कहा मैं दिल्ली का मालिक हूं। और हम लोग इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ईडी ने इसको गिरफ्तार किया, जिस मुख्तार अंसारी के हम लोग सर अरबों रुपए इन लोगों के आंख से निकाले गए, और ये जो केजरी है ईमानदारी के नाम पर आया था। इसीलिए हमें लगता है कि सर आप थोड़ा सा इसको और बेहतर से बता पाएंगे कि इन लोगों के आंख से अरबों रुपए निकाल करके यूपी जैसे राज्य का कैसे कायाकल्प हुआ, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, या फिर अब ये दिल्ली में केजरीवाल हो। पब्लिक को कैसे इस नैरेटिव को समझाया जाए कि 24 में वो कोई गलती ना करे। ये माफिया मुख्तार जैसे लोग आज यदि खुल्लम खुल्ला घूम, यूपी में है, हम भी यूपी में हैं, क्या इस तरह से फ्रीली हम लोग मीडिया के अभिव्यक्ति की आजादी कर पाते हैं? ना, कुछ भी फ्री नहीं था मनीष जी। सब हर आदमी अपने अपने तरीके से दबाव में था। बिजनेसमैन करने वाला बिजनेसमैन दबाव में था, जो सरकारी अधिकारी थे वो दबाव में थे। अरे जब वो तो उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता मनीष जी। जो अतीक के डर से 10 जज जो मुकदमा अदालत छोड़कर भाग गया कि हम इसका मुकदमा नहीं सुनेंगे, 11वें ने सुनाया तो उसको जमानत दे दी। तो फिर सारे आम आदमी या समाज का जो सबसे अंतिम स्रोत होता है राहत देने का, न्याय करने का, जो जज, वो इन लोगों के आतंक में थे। तो वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है। और दूसरे आपने क्योंकि यूपी के संदर्भ में बात की, आम आदमी के संदर्भ में बात की,
तो वो उदाहरण तो अपने आप में पर्याप्त है कि अखिलेश यादव के 5 साल के शासनकाल में, क्योंकि तब अतीक और मुख्तार का सिक्का चलता था इस उत्तर प्रदेश में, कुल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 साल में आया था, कुल 50,000 करोड़ का। और 7 साल में योगी बाबा के जब पहली इन्वेस्टर समिट उन्होंने कराई थी 2018 में, तब 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। और उस इन्वेस्टमेंट का क्या अनुभव रहा कि इस बार 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें से 10 लाख करोड़ की अभी प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने उनका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है। वो उन पे परियोजनाओं ने काम शुरू कर दिया है और अगले 2-3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं मनीष जी काम करेगी। और मैं लखनऊ को जानता हूँ कि यहाँ पे जो आए हैं ऑफर जो इन्वेस्टमेंट के, कि सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया, उनको उनके हिसाब से जमीन नहीं मिल रही है। ये स्थिति है इस उत्तर प्रदेश की 7 सालों के अंदर। तो ये परिवर्तन मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि इस परिवर्तन का जो लेना देना है वो आम आदमी की जिंदगी से लेना देना है। ये है कारण। अभी जैसे एक हमारे यहाँ मनीष जी फैक्ट्री हुआ करती थी, आपने देखा होगा, आपके बिहार में भी चलता होगा, विक्रम टेम्पो चलता था, विक्रम टेम्पो टैक्सी के रूप में। वो मेरे लखनऊ में बनता था, थोड़ी यहीं पे सरोजनी नगर एरिया में। और वो छोटी सी फैक्ट्री थी मनीष जी। वो पहले वो विजय सुपर स्कूटर बनाते थे, बाद में वो विक्रम टेम्पो बनाने लगे। और मुझको, क्योंकि मैंने बड़े करीब से देखा, दशकों देखा उसको, जब मेरे सामने बनी, वो मेरे सामने वो बंद हुई, कि उस फैक्ट्री से, जो छोटी सी फैक्ट्री थी, उससे 50,000 परिवारों का रोटी चलती थी, मतलब 50,000 लोगों की आजीविका का वो साधन थी। और वो फैक्ट्री बंद हो गई। और अब जो है उस फैक्ट्री को अशोक लीलैंड, जो ट्रक टाटा के बाद नंबर 2 पे मुझे ट्रक बनाने में, अब वो वहां पे अपनी फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो ये योगी बाबा उसको किसी दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और प्रधानमंत्री मोदी देश को ले जा रहे हैं। तो अद्भुत कायाकल्प हो रहा है। उसका सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि ये आज अब मुख्तार जैसे लोग अपनी जान बचाने को डर रहे हैं, थर कांप रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे याद आता है कि इसीलिए व्यूअर्स को समझना, 1% भी लोग यदि गलती करते हैं तो क्या कुछ होता है। और इसीलिए हम लोग मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। इसी मुख्तार के बेटे ने सर 2022 के यूपी चुनाव में कहा था कि हमने अखिलेश यादव से कह दिया है कि जो जहां अधिकारी है 6 महीने तक उसका ट्रांसफर पोस्टिंग मत करियो। आज उसके बाद योगी आए और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये देश जानता है। इन माफियाओं का कैसा आतंक था। आज 72 करोड़ के पास चला गया। मैंने मनीष जी कहा था भैया से, मैं कह आया हूँ अखिलेश से कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। बड़े उसमें कि पहले हिसाब किताब होगा। जिसके बाप दादों ने पाकिस्तान ले लिया, वो इस भारत में भी कैसा हिसाब किताब कर रहे थे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के MY समीकरण के खेल में, और वो चल रहा था। नहीं, किसका हिसाब किताब? आम आदमी का तो ट्रांसफर होना नहीं था। पुलिस और प्रशासन, उनसे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, उनका कह रहा था कि पहले हिसाब किताब करेंगे। क्या हिसाब किताब करेगा वो? तो हिसाब किताब ऊपर वाला कर रहा है, बाकी बचा कुचा योगी बाबा कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी बात बचा कुचा योगी बाबा कर रहे हैं। और पूरे विश्व में भारत का अलग जगा रहे हैं यो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी एक एक चीज करते हैं तो ये कई लोग है ना कि मुल्ला मोदी भी कह देते हैं लोग, तो तृप्तिकरण के नाम से भी। लेकिन जिस मोदी ने पूरे भारत में सनातन का शंखनाद किया, जिस भारत में प्रधानमंत्री टीका लगाए, ये संभव नहीं था। जब बनारस के घाट पे 2014 में वो त्रिपुंड लगाकर बैठे, वहां से जो परिवर्तन हुआ सर, ये अब सनातन का शंखनाद तो पूरे विश्व में हो रहा है सर। हाँ मनीष जी, जरा पहले दर्शकों को बता दूं, उसके बाद सुनवाइएगा, दिखाइएगा कि ये जो घटना है, मैं जो एक बार मैंने कहा था कि मोदी 1000 साल में ऐसा शासक हुआ, 1000 साल बाद। तो ये भी मनीष जी, ये जो घटनाक्रम है, ये जो घटना घटी है, ये 1000 साल बाद ही हुई है। 1000 साल पहले जब ये डकैत नहीं आए थे हिंदुस्तान में, लुटेरे, डकैत, हत्यारे, बलात्कारी, उस समय हो सकता है भारत की कीर्ति पूरे विश्व में रही हो। वो उसका उस तरफ एक पहला कदम, बड़ा मजबूत कदम, बड़ा सम्मानित कदम भारत ने उठाया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्या कहूँ, शर्मनाक है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि को इस मीडिया ने, खासकर ये जो 9 से 11 मंडी लगती है, फलाने चैनल, दिमाग के चैनल, इन्होंने उसको पी गए, इन्होंने उसको ब्लैकआउट कर दिया। इनको पता नहीं कितनी नफरत है, कितना पैसा मिलता है इस बात का कि भारत की जो अभूतपूर्व उपलब्धि है, खासकर अगर भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ी है, तो उसकी चर्चा मत करो, किसी ले दे के निपटा दो। मैंने तो कुछ चैनलों को तलाशा, मुझे कहीं मिले नहीं। अखबारों ने, कुछ अखबारों ने, वो भी अंग्रेजी के अखबारों में खबर है, बाकी आपको हिंदी के अखबारों में भी वो खबर नहीं मिलेगी। और बताता हूँ दर्शकों से कि जरा समझिए कितना क्या उपलब्धि है कि नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को जिस समय चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, तो जिस स्थान पर लैंडिंग हुई थी उसका नाम उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट रखा था। तो हम भारत का है, हम चाहे जो नाम उसका रख ले, लेकिन उसको अंतरराष्ट्रीय उसकी कोई स्वीकृति या मान्यता उसको नहीं मिली थी। और उसके बाद क्या, अब वो तो प्रधानमंत्री मोदी ना कहते हैं, ना इन खैरातियों का कोई लेना देना नहीं, ये तो उल्टा करते हैं। उस पर भारत ने कैसे पैरवी की, और भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि 19 मार्च को मनी जी, 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इस नाम को मंजूरी दे दी। और गजेटियर ऑफ प्लेनेटरी नॉमेनक्लेचर के अनुसार IAU का जो वर्किंग ग्रुप है, उसने प्लेनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी। ये था ना कि हम खाली उसको शिव शक्ति कहते, बाकी दुनिया अगर उसको ना मानती तो कोई बात मतलब नहीं था।
अब पूरी दुनिया में जो स्पेस की जगत है या स्पेस इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया का कहीं का कोई भी अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम होगा, वहां पर अगर उस पॉइंट का उल्लेख आएगा तो उसको शिव शक्ति के नाम से ही जाना जाएगा। उसकी मान्यता अब हो गई अंतरिक्ष के इतिहास में शिव शक्ति नाम। और वो उस शिव शक्ति नाम का जरा महत्व समझिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था उसको अब कैसे दुनिया स्वीकार रही है। मनीष जी, ये बता दूं कि इसके अलावा ये 19 तारीख का, उसके बाद ये घटनाक्रम हो रहा है मनीष जी कि इसी IAU ने एक और पॉइंट का नाम रखा है, और वो उन्होंने माना है कि आकाशगंगा के कुछ 12-13 अरब साल पहले के जो सितारे हैं उनसे जो धाराएं निकली, उन्होंने जो पहले से आकाशगंगा थी उसको बढ़ाने में, उसके विकसित करने में उसकी जो मदद की। तो वो दोनों जहां मिलती है, उस जगह का जो पॉइंट है उसको उन्होंने नाम मनीष जी थोड़ा पलट के रख दिया। उन्होंने उसका नाम रखा शक्ति शिव पॉइंट। तो 2 नाम, और उसमें उन्होंने उसको बड़ा इलेबोरेट किया है। ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने पलट के नाम रख दिया। उन्होंने कहा है कि ये भारतीय पौराणिक कथाओं से लिया गया शब्द जो प्रकृति के पुल्लिंग शिव और स्त्रीलिंग शक्ति को दर्शाता है, और इसलिए इसका नाम शक्ति शिव रखा गया है। अब मनीष जी, और मैं बताऊं कि कितना शर्मनाक है कि हमारे यहाँ तो ये गांजा पिए हैं, भांग पिए हैं, ये सोते रहे इस उपलब्धि को। और ये सनातन, ये जब शिव और शक्ति की बात होती है, पौराणिक ग्रंथों की, पौराणिक संदर्भों की हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष से जुड़ी संस्था उन नामों को मान्यता देती है और शिव और शक्ति की व्याख्या करती है हमारे पौराणिक धार्मिक संदर्भों का आधार लेके, और उसका जिक्र ये नहीं करते। लेकिन एक पाकिस्तानी महिला जो अमेरिका में बैठी है, वो मनीष जी कहती, जरा दर्शकों को सुनवाइए कि वो क्या कह रही है। उसके बाद बगल में CNN की खबर लगी हुई है। क्योंकि इंडिया साउथ पोल पर पहली मरतबा गया, उसको पूरा हक हासिल था कि अगर वो चाहे तो वहां पर कोई नाम रख सकता है। तो उसने उस जगह का नाम उनके वजीर आजम ने जो मुंतखब किया वो था शिव शक्ति। अब शिव शक्ति जो ये वाइब्रेशंस, एनर्जी को कहा जाता है, और आप जानते हैं कि शिवा और शिव की जो शक्ति है वो कैसी शक्ति होगी, ताकत। तो इसके ऊपर जो है हुआ यूं है, अब ये जो स्पेस का प्लैनेटरी ग्रुप है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो प्लैनेटरी ग्रुप है जो कि ये काम करता है, उसने इंडिया का ये नाम एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है उस ग्रुप की तरफ से। और उन्होंने कहा ठीक है, आपने ये जहां पर चंद्रयान 3 विक्रम की लैंडिंग हुई उस जगह को आपने शिव शक्ति नाम दिया, हम इसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और अब पूरी दुनिया जो है इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि मेरी खबर यहीं तक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी खबर जो है ना जनाब, वो यहाँ तक नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन CNN की इस वक्त जो है खबर मेरे सामने एक मौजूद है, और वो ये है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, अब उसको बिग बैंग कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं, उस वक्त जो फर्स्ट एशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे रह गए और डिस्कवर किए गए कि जी ये जो है मिल्की वे में ये फर्स्ट 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो उनको जो नाम दिया गया है वो है शिवा शक्ति। अब ये इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया, यानी वो तो जो डिस्कवर किए गए, जो टीम ये काम करती है, जो स्पेस के वो हैं एस्ट्रोनॉमर्स या उनका जो भी है एक ग्रुप, उनकी तरफ से वो नाम दिया गया। लेकिन उसको उन फर्स्ट मोस्ट एशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे को नाम भी दे दिया गया शिवा शक्ति। मजा है। Astronomers have identified 2 ancient streams of stars named after शक्ति एंड शिवा। अच्छा, वो शिवा शक्ति है, ये शक्ति एंड शिवा है। ये जो है ना, इसको भी शिवा शक्ति नहीं है, शक्ति एंड शिवा है। और इसमें बिलीव टू बी अमंग द मिल्की वे गैलेक्सीज अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, लेकिन मेरे सामने CNN पर मौजूद है। और बोथ शक्ति एंड शिवा क्योंकि इंडिया, और ये पाकिस्तान की यूट्यूबर है, और समझिए इंडियन टेलीविजन चैनलों पर ये खबर गायब है, और ये सपोर्ट जो है ये CNN की खबर है। ऐसा नहीं किसी यूट्यूबर ने जो है कर दिया हो, ये CNN की खबर है। और इतनी बड़ी खबर भारतीय न्यूज चैनल के मूर्खों के पास नहीं है। इसीलिए मेरा सनसनीबाज कहा करता था कि टेलीविजन में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब मनीष जी, आतिशी ने क्या कह दिया, और मीठे ने क्या कह दिया, आपिया क्या कह रहा है, क्या प्रधानमंत्री गाली दे रहा है, लगातार झूठ बोल रहे हैं, उस पर ये 2-2, 3-3 घंटे प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय संस्कृति का पूरे दुनिया नहीं मनीष जी, अंतरिक्ष तक भारतीय संस्कृति का ये शंखनाद है। ये इससे पहले कब ऐसा आपको कालखंड कोई ऐसा कोई घटनाक्रम, ऐसा कुछ क्षण आपको याद आता हो कि पूरी दुनिया और उसके बाद अंतरिक्ष तक दुनिया स्वीकार रही कि एक तो नरेंद्र मोदी ने नाम शिव शक्ति दिया था, अब उन्होंने एक दूसरी आकाशगंगा खोजी, 2 तारे, उनका जो पॉइंट है उसको उन्होंने शक्ति शिव के नाम से दिया है। तो जिसको कहते हैं विश्वगुरु या भारतीय सनातन संस्कृति को, हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति को अगर शिखर पे पहुंचाया है कहीं पे, तो वो प्रधानमंत्री मोदी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है मनीष जी? कि पूरी वो देखिए, वो पाकिस्तानी कितनी शिद्दत से, उसका बड़ा वीडियो है, ये तो मैंने छोटा सा काट के लगाया है कि वो इतना इंटरेस्ट लेकर वीडियो बना रही है, अमेरिका में बैठी है, ह्यूस्टन शायद रहती कहीं। लेकिन हमारे यहाँ के जो 5 से 11 प्रपंच करते हैं, ये चारे करट जुगाली करते हैं,
इनको इस भारतीय संस्कृति, इस भारत के वैज्ञानिकों की और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी उपलब्धि इनको नहीं दिखाई दी। इनको ना इन्होंने उसका जिक्र किया, ना उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये अचानक संयोग नहीं है, ये सब रोज के पैसों पे पलने वाले लोग हैं। ये खराती राती जो आपके पाड़ा आड़ा है, ये सीधे कान पकड़ते हैं, ये कान घुमा के पकड़ रहे हैं। यह है इनका एजेंडा। ये है इनका एजेंडा। डीपी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मनीष जी, सतीश जी, ये लोग लिपस्टिक नहीं पॉलिश गैंग हैं। प्लीज डू नॉट प्रमोट देम इन एनी मैनर एज दे ओनली गेट इनकम फ्रॉम सनातनी पीपल, नॉट मलिक्स। प्रणाम। ये पूरी तरह से ये नैरेटिव चल रहा है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 1% भी लोग, कई लोग आ जाते हैं ना बीच बीच में कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। इस तरह के खेलों को समझने की जरूरत है कि चीजें क्या हो रही है। सर, अभी मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी ने अब जाकर के कह दिया है कि ये मौत बहुत दुखद है और शायद चल रहा है कि पप्पू यादव ने भी कोई शर्मनाक बयान दिया है। मतलब इन सबको लगता है कि इस दौर में ये मुख्तार अंसारी भले ही माफिया हो, भले ही इसको मेरे ख्याल से शायद 6-7 मामले में सजा हो चुकी हुई थी, 67 मामले इसके ऊपर हैं और इसके बावजूद देखिए कितने खौफनाक मामले में सजा याफ्ता अपराधी है ये, फिर भी MY समीकरण को लेकर के या फिर यूं कहा MY समीकरण के तहत देखिए पप्पू यादव को जूता जो लालू यादव ने मार दिया, ये युग घुमाता रहा MY समीकरण, लेकिन फिर भी ये जहरीला बयान अभी कोई मैं देख रहा था कि पप्पू यादव की तरफ से आया है कि इसने कहा है कि मैं देख लूं एक बार कि क्या पप्पू यादव ने कुछ विवादास्पद ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी ने तो ये कह दिया कि इसकी मौत दुखद है। मतलब ऐसे ऐसे माफियाओं के लिए ये भाषा बोली। तो समाजवादी पार्टी के 2-4 नेताओं का हार्ट अटैक ना हो जाए, वो भी अस्पताल में ना भर्ती हो जाए, उनके लिए तो बहुत दुखद है। उनके लिए बहुत दुखद है। मुस्बका से पता नहीं किसके किसके क्या क्या रिश्ते हैं, तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने मान लिया है। तो ये सोच लीजिए कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा है और ये हमारे यहाँ की जनता का दोष है कि इसके बावजूद ये वोट मांगने आएंगे साइकिल पे और लोग इनको वोट देंगे। पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं जो इनको वोट देंगे। मुझे लगता है देखिए ये आदमी कहता है, ये पप्पू यादव कह रहा है पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का सांस्थानिक हत्या कब कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। और ऐसे ऐसे लोगों को यदि 1% लोग भी इस पप्पू यादव जैसे लोगों को यदि वोट करते हैं और इस देश के संविधान और कांग्रेस जैसी पार्टी इसको टिकट देती है, तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव सवाल में नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने का दावा करने वाली, गांधी की पार्टी कहने वाली इस कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने इसको उम्मीदवार बनाने की तैयारी की, इसको अभी पार्टी में शामिल किया है। ना मनीष जी, बाकी ये इसका नाम पप्पू यादव है, लेकिन ये तो बिहार का मुख्तार अंसारी ये भी है। जैसे ये मुख्तार और अतीक जैसे लोग बिल्कुल आप सटीक कह रहे हैं। 92 में इसको लोगों ने देखा था एकदम से खुली ट्रक पे, ये जब लालू यादव लगाता था ना वो गरीब रैली और रैला, तो ये खुली जीप में बंदूक लेकर के चला। कह रहे हैं कि बिहार में शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, तस्लीमुद्दीन, इन सब का 90 के दशक में आतंक हुआ करता था। हाँ, पूरा देश पढ़ता था उसको। तो जैसे उत्तर प्रदेश के विकास को 30 साल तक, 90 से समझिए 2017 तक ये मुख्तार और अतीक इनके जैसे उर्गे गुर्गे खा चबा गए और उत्तर प्रदेश की जनता बदहाल रही। आधे उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं थी, आधे घरों में बिजली नहीं थी मनीष जी 2017 तक। तो वैसे ही यहाँ पे तो 2017 में उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिल गई। ये लोग आज भी बिहार को खा चबा रहे हैं, बिहार के विकास को खा चबा रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी के सुख को खा चबा रहे हैं। तो ये तो इस तरह भाषा बोलेंगे इनसे क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका हिसाब किताब नहीं होना। ये तो ये ना सुधरने वाले सांड हैं। इनको ये नहीं सुधरेंगे। इसको उम्र कैद हुई, बाद में कैसे छूटा है सुप्रीम कोर्ट से। इनको टिकट देने वाली कांग्रेस एक तरह से गंगोत्री है। इनको इस तरह के अपराधियों को समाज में सम्मान दिलाने वाली। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए अभी मैं देख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रखने की जरूरत है, कहीं कोई हिंसा ना हो, ऐसा डीजीपी को निर्देश दिया है। ऐसे समय में इन पप्पू यादवों के बयान, मुझे लगता है कि हो सकता है कि यूपी के सीमा से बाहर हो तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, लेकिन चूंकि वहां पर भी एनडीए की सरकार है, ऐसे लोग, मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव का यह बयान फसाद कराने की तैयारी है जिस ढंग का उसने बयान दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी प्रशासन इस समय में भी इन माफियाओं पर नियंत्रण रखेगी और राज्य में सुकून रहेगा, किसी भी ढंग का फसाद। चूंकि ये कहते हैं ना कि इकबाल, सत्ता का इकबाल योगी जैसे तपस्वी के पास है, तो सब कुछ ठीक होगा, हम इसी उम्मीद में। ना उत्तर प्रदेश में सब शांतिपूर्ण रहेगा। परेशान कोई दर्शक उसके बाद कभी दूसरा विचार भी ना लाए, यहाँ सब शांतिपूर्ण रहेगा। इसीलिए कोई बयान पप्पू यादव जैसा कोई देने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और योगी इसीलिए कहना यूपी में कहीं कोई हिंसा ना हो, योगी आदित्यनाथ, तो मतलब उनके एक शब्द ही काफी है, एक लाइन ही काफी है। उन्होंने इसी से बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी खूबसूरती से सतीश चंद्र मिश्र जी ने और अनीश ठाकुर ने कितना बेहतरीन तरीके से इस बात को समावेश किया है, सारा कुछ बताया है। हमने शिव शक्ति पॉइंट को अथराइज कराया है पूरे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल अंतरिक्ष के विज्ञान क्षेत्र में। हमने जो किताब छपती है इनकी एनुअल,
और जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसमें रजिस्टर्ड कराया है। अब उस नाम को शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाएगा, जहाँ चंद्रयान हमारा टच किया था। उसके अलावा मोदी जी सनातन धर्म का झंडा उठा रखा है। योगी महाराज ने, आदित्य योगी महाराज जो है वो क्राइम का सफाया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप लोगों को एहसास नहीं होगा, जो बिहार में रहते हैं उनको एहसास होगा, मगर जो बंगाल में रहते होंगे उनको भी एहसास होता होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जब 2016 में मैंने करोल बाग दिल्ली से शिफ्ट किया था तब भी यहाँ माहौल ख़राब था। 2017 के आने के बाद भी 18, 19, 20 में माहौल धीरे धीरे बदला है दोस्तों, एकदम से नहीं बदला। शाम को 8 बजे के बाद ATM पे तो ताले लगते, मैंने खुद अपने आप देखे हैं। 16 में, 17 में, 18 में ATM पे ताले लग जाते थे। शाम को 6 बजे के बाद कोई पब्लिक का बंदा नहीं दिखता था और दुनिया भर की यहाँ पे उठा पटक और भागा दौड़ी और छीना झपटी और पता नहीं क्या क्या होता था। इसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 82 में 110 की मार्केट है। यहाँ पे ATM रात को बंद हो जाते थे, मतलब ये समझ लो कि 8 बजे के बाद ताले लग गए ATM पे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ATM पे ताले लगते देखे थे। जो उससे पहले मैं समझता था कि ATM कभी बंद ही नहीं होता, 24 घंटे खुला ही रहता। हमने तो खुले ही देखे। बाकी दोस्तों, ये वीडियो बहुत बेहतरीन बनाई इन्होंने, और अगर आपको देखनी होती है तो मनीष ठाकुर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा अगर ध्यान मेरी तरफ जाता हो कि मैं अच्छी चीज़ लाता हूँ, क्योंकि मैं तो इनको नंबर 1 चैनल मानता हूँ दोस्तों। यूट्यूब की दुनिया में होंगे 1 से 1 मिलियन वाले, 40 मिलियन, 50 मिलियन ध्रुव राठी वगैरह कुत्ते बिल्ली हैं जो ये जर्मन शेफर्ड के नाम से जो जाने जाते हैं, उनको मैं छोड़ता हूँ। मगर भाई साहब, जो अगर चीज़ देखनी हो, 45-50 मिनट की वीडियो है इनकी डेली की, डेली देख लो, कोई जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं है। हाईलाइटेड टॉपिक में बात करते हैं, फालतू बकवास करते नहीं, बहुत ही बेहतरीन बात करते हैं। कभी कभी मनीष ठाकुर बहक जाते हैं, लेकिन सतीश मिस्त्री कभी नहीं बहकते, चाहे किसी का कमेंट हो या किसी का अवलोकन हो। बाकी दोस्तों, इसी के साथ प्रणाम करता हूँ आपके अंदर के देवत्व को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, सरकार की भी जय हो। और मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करने की आदत डालें, लाइक डिसलाइक जो करना वो करें, और मेरे को कमेंट द्वारा अवगत कराएं मेरे से कहाँ गलती हो रही है या कुछ आपको पसंद आ रहा है। बाकी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।